गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैरामाउंट क्लासेस में। मैं एकता आप लोगों को साइंस सिखाने वाली हूँ। तो साइंस में भी मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से डील करूंगी। तो सबसे पहली बात है कि आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी में आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किन सब्जेक्ट से आते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट से पहले सिलेबस का पता होना भी ज़रूरी है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। देखिए, एसएससी एग्जाम की अगर बात की जाए तो जो हमारा एसएससी का एग्जाम होता है वो 2 टियर में होता है। ठीक है, एसएससी का एग्जाम हमारा 2 टियर में होता है, टियर 1 एंड टियर 2। जब हम बात करते हैं टियर 1 की, तो टियर 1 में हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चन में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस, हर एक सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं ईच क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको 100 क्वेश्चंस के होते हैं और 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जब हम बात करते हैं टियर 2 की, तो टियर 2 जो है हमारा, ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। और 2 सेक्शन क्या कहें, हम कह सकते हैं 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जो आपका होता है, इसमें आपको मिलता है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के भी आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, रीजनिंग के भी आपको 30 क्वेश्चंस होते हैं। जो उसके बाद सेक्शन 2 होता है, इसमें आपका होता है जीएस, इसके आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। और फिर आपका होता है इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से ओवरऑल आपको यहाँ पर मिलते हैं 130 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके हो गए 2 सेक्शन। तीसरा सेक्शन जो हमारा होता है वो होता है एक कंप्यूटर साइंस का, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। और दूसरा आपका होता है डाटा एंट्री का। ठीक है, तो डाटा एंट्री का और जो आपका कंप्यूटर के मार्क्स होते हैं, ये एड ऑन नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। आप अगर यहाँ पर 7 to 8 करेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना सफिशियंट होता है, क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्स 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। यहाँ पर ये जो आपके 130 क्वेश्चंस होते हैं, ये 3 मार्क्स ईच होते हैं और 3 मार्क्स ईच होते हैं, तो टोटल आपका 390 मार्क्स का जो है टोटल पेपर होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि टियर 1 जो होता है, टियर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स एड ऑन नहीं होते हैं। जो आपको फाइनल मेरिट बनने वाली है, ये आपको टियर 2 के एग्जाम से मिलने वाली है। अब अगर आप बात करें तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। और जब भी हम केमिस्ट्री टर्म की बात करेंगे तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री आपको पढ़ना कहाँ है, तो केमिस्ट्री हमको पढ़ना है जीएस में। अब इस जीएस की अगर आप ओवरऑल बात करते हैं, तो जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसके अलावा ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके, और उसके अलावा आपको करंट अफेयर, ये 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और जब 7 को आप डिवाइड करते हो 25 से, तो यहाँ पर 3 to 4 मार्क्स ईच सब्जेक्ट आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आते हैं। यानी आपको यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन टायर 2 में देखने को मिलने वाले हैं ओवरऑल पूरे साइंस से। यहाँ पर केमिस्ट्री आप एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि ओवरऑल साइंस का एक हिस्सा है, जिसमें आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं टियर 2 की, तो टियर 2 में आपको साइंस से ओवरऑल 7 to 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर आपसे बात की जाए टियर 1 और टियर 2 को मिला करके, आपको तब यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये 10 से 12 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो ओवरऑल साइंस का हिस्सा हैं। और आपको पता है हमारा जो साइंस है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट कौन सा है? एक तो आपका होता है बायोलॉजी, दूसरा आपका है केमिस्ट्री, और तीसरा आपका है फिजिक्स। इस तरह से जो है 3 पार्ट में हमारा साइंस डिवाइडेड है। और इन तीनों पार्ट में हमें टोटल 10 to 12 क्वेश्चंस के लिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। वैसे अगर आप रेलवे का एग्जाम देते हैं तो ओवरऑल साइंस के 25 क्वेश्चंस आपको अलग से देखने को मिलते हैं। तो केवल ये मत सोचिएगा कि आपको एसएससी में यहाँ पर केवल 10 to 12 क्वेश्चंस के लिए ही पढ़ना है। अगर आप रेलवे का पेपर देने वाले हैं तो वहाँ पर आपको 25 से अलग ही क्वेश्चन का सेक्शन मिलता है साइंस का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इन तीनों सब्जेक्ट में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एकता आप लोगों को सिखाने वाली हूं साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन। अब देखो, केमिस्ट्री जब भी आप सुनते हो तो आपको लगता है कि वाह, बहुत ढेर सारे केमिकल्स, एक लेबोरेटरी आपको याद आती है कि बस यही सारी चीजें आपको
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हमेशा केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ही पढ़नी है ना? बहुत ही आसान तरीके से हमें पढ़नी है, क्योंकि दरअसल जो हमारा सिलेबस है ना, वो सिलेबस क्या है? जनरल साइंस का है। किसका है? जनरल साइंस का है। और जब भी आप बात करते हैं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस हमारे साइंस का वह हिस्सा है जिसके बारे में हमें पता ही होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हम बीमार तो होते ही होते हैं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि कभी बीमार नहीं होते हैं। अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो और नर्स ने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया हो, और याद करिएगा कि क्या उसने कभी बताया कि सर आपका या मैम आपका ब्लड प्रेशर इतना है? बिल्कुल नहीं बताया। वो क्या कहेंगी आपसे? कहेंगी सर मैम आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, या कहेंगी ज़्यादा है, कम है। ऐसा टर्म उन्होंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे सामने खड़ा है उसको एक्यूरेट रेंज ही नहीं पता है कि ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए, और जब उसको नॉर्मल रेंज नहीं पता है तो अप और डाउन होने पर कैसे पता होगा? तो ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा ही तो है। हम बीमार पड़ते हैं, हमारी बीमारियों के जो सिम्टम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो वो किसके थ्रू जानते हैं? वो हम अपने सब्जेक्ट साइंस के थ्रू जानते हैं। थर्मामीटर कैसे हमें चेक करना है, कैसे हमें फीवर का पता करना है, ये सब हम कहाँ सीखेंगे? ये अपने इसी हिस्से में सीखेंगे। इसीलिए जनरल साइंस हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरअसल बच्चे कहते भी हैं बहुत बार कि मैम हमने साइंस अभी तक नहीं पढ़ी, तो अब हम क्यों पढ़ें? भाई क्यों नहीं, क्यों इसलिए पढ़नी है? एक तो सबसे पहली बात है कि आपके एग्ज़ाम की डिमांड है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको नौकरी की ज़रूरत है, ठीक है? तो आपको एग्ज़ाम के डिमांड के लिए पढ़नी है। दूसरा क्यों पढ़नी है? दूसरा क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दैनिक जीवन का हिस्सा है। इसीलिए हमें पढ़ना क्या है? साइंस। आगे फ्यूचर के लिए भी और फिलहाल नौकरी के लिए भी। तो ये बिल्कुल मत सोचना वो बच्चे स्पेशली जिन्होंने 10th के बाद या 10th से पहले साइंस छोड़ दी थी और ये सोच करके कि साइंस बड़ी कठिन है, या जिन बच्चों ने 10th के बाद छोड़ा था कि केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन पढ़नी होगी, फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ने होंगे और बायोलॉजी में एनाटॉमी पढ़नी होगी। इन चीज़ों के डर से अगर आपने साइंस छोड़ी थी तो इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपका एसएससी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है, जनरल सिलेबस है, और जनरल का मतलब है आपको उसका पता होना ही चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के साइंस कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं। देखो, केमिस्ट्री आप बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। और आपको अगर लगता है, देखो जीएस अगर आपको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और जीएस आप सोच के ही डर जाते हैं कि अरे 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए हम इतना सारा सिलेबस पढ़ेंगे, तो आपकी इसी राह को आसान बनाने के लिए पैरामाउंट ने एक नई पहल शुरू की है, और इस पहल के साथ आप जुड़ें। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को बेसिक टू एडवांस सीखेंगे, यानी आपको बिल्कुल बेस से, आधार से चीज़ें सिखाई जाएंगी आपके एग्ज़ाम के लेवल तक की। तो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आज से आपकी समस्या हमारी समस्या है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वरना आपके जीवन में तो बहुत सारी परेशानियां हैं, और कुछ परेशानियों को आपने ज़बरदस्ती लेके रखा है, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा बन गई हैं। उन सब को छोड़िए और बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री शब्द की अगर बात की जाए तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है कीमिया शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? कीमिया से हुई है। और कीमिया जो शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है? किन्हीं 2-4 चीज़ों को एक साथ मिला देना। हमेशा केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। जब आप चीनी और पानी को भी आपस में मिलाते हो तो भी वो केमिस्ट्री का एक हिस्सा है, और जब आप बहुत सारे केमिकल्स को एक साथ मिलाते हो रिएक्शंस के लिए तो भी वो केमिस्ट्री का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर जब हम कुछ चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं, पोर कर देते हैं, वही होता है कीमिया टर्म का मतलब, ठीक है। अब ये जो कीमिया है इसका मतलब ब्लैक सॉइल भी होता है। धीरे धीरे ये केमिस्ट्री डायरेक्टली हमारा नाम नहीं पड़ा था, पहले कीमिया था, कीमिया से एल्कीमिया हुआ, और फिर धीरे धीरे ये केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो गया।
हिंदी में इसे हम रसायन विज्ञान के नाम से जानेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, और वो हमारा टॉपिक क्या है? मैटर। मैटर यानी पदार्थ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैटर। अब मैटर की बात अगर आपसे की जाए कि मैटर आखिर होता क्या है पदार्थ? तो देखो, आप अपने आस-पास नज़र उठा के देखो, जो भी ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, चाहे ये पेन नज़र आ रही है, हो सकता है आपके पास टेबल, चेयर, है ना, प्लेट रखी हो, ग्लास रखा हुआ हो, या आपके आस-पास कोई गुब्बारा हो जिसमें हवा भरी हो, सिलेंडर हो जिसमें गैस भरा हुआ हो, है ना, या पानी हो, ये सब कुछ क्या है? मैटर है। हमारे आस-पास की हर वो वस्तु जिसका अपना एक मास होता है, जिसका अपना क्या है? मास होगा, जिसका अपना द्रव्यमान होगा, ठीक है? इसका क्या है? द्रव्यमान है। दूसरा, वो जगह घेरती है, वो स्पेस घेरती है, वो हर एक वस्तु क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। और ध्यान दें, इस ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं? मैटर से मिलकर बने हुए हैं, पदार्थ से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है? अब ये जो हमारा पदार्थ है, कई अवस्थाओं में पाया जाता है, कई स्टेट में पाया जाता है। आपने देखा कि ये क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में है। फिर आप देखते हैं लिक्विड, है ना? लिक्विड के फॉर्म में भी आपको चीज़ें मिलती हैं। फिर आपने गैसेस भी देखा। तो ये क्या सब हैं? ये सारे हमारे स्टेट ऑफ मैटर हैं। स्टेट की कई ढेर सारी हैं मैटर की, लेकिन हमें 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़नी है, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। तो अगर स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करें, तो हमारी 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं पदार्थ की? आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। देखिए, डेली लाइफ से कनेक्ट करना है हमें, हमें अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ना है साइंस को, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है। तो हमारे आसपास आपको 5 स्टेट में से 4 स्टेट तो आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखी है। कौन सी देखी है? एक आपने देखी है सॉलिड, जिसे हम कहते हैं ठोस। दूसरी है लिक्विड, जो कि है द्रव, ठीक है? तीसरी हमारी स्टेट है गैस। चौथी है प्लाज्मा। और हमारी 5वीं स्टेट ऑफ मैटर है बीईसी। बीईसी की अगर बात करें, तो इसे हम कहते हैं बोस, आइंस्टाइन और कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इस नाम से हम जानते हैं बीईसी को। तो इस तरह से हमारी 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। इन पांचों अवस्थाओं के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। उसके बाद में फिर हम प्लाज्मा और बीईसी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, ठीक है? हम बात किसकी करने वाले हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो इनका हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है? इस तरह से जो है हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है? अब अगर आपसे बात की जाए सॉलिड के शेप की, है ना, शेप और वॉल्यूम की, तो सॉलिड अगर आप देखो तो ये पेन क्या है? सॉलिड है। हमारे पास ये जो रिमोट है, ये भी क्या है? सॉलिड है। और आप बताना, क्या इन दोनों का शेप फिक्स है कि नहीं? हमारा ये बोर्ड भी क्या है? सॉलिड है। इसका भी शेप क्या है? फिक्स है। यानी जो शेप होते हैं हमारे सॉलिड के, वो शेप क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो सॉलिड जो होता है, इसका शेप कैसा होता है? फिक्स्ड शेप होता है। आकार क्या है? निश्चित है। लेकिन क्या लिक्विड का आकार निश्चित है? बिल्कुल नहीं। लिक्विड का आकार निश्चित नहीं होता है। ये है पानी, है ना? बॉटल में क्या है? पानी। और पानी को देखो शेप क्या है? कुछ है ना शेप? अब चलो,
अब देखो पानी का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखो पानी का शेप क्या है, चेंज हो गया। अब देखो चेंज हो गया। यानी हम पानी को जिस कंटेनर में रख रहे हैं, ये उस कंटेनर का शेप ले रहा है, क्योंकि जो हमारा लिक्विड है इसका शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो शेप नॉट फिक्स, है ना। ये आप कह सकते हैं इनडेफिनिट शेप। अगर आपसे बात की जाए गैसेस की, तो जो गैसेस होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता है ना। गैसेस का भी शेप फिक्स नहीं होता है। और आपने देखा होगा सेम गैस को अगर आप फॉर एग्जांपल बात करें, आपने गुब्बारे वाले को देखा होगा, और गुब्बारा वाला क्या होता है, वो बहुत ढेर सारी शेप के गुब्बारे बेचता है, डोरेमोन शेप के, बंदर के शेप के, है ना, शक्तिमान के शेप का। और अगर आपने देखा होगा बचपन में शक्तिमान, है ना, और उसके बाद आजकल आप देख रहे हैं छोटा भीम ट्रेंड में चल रहा है, तो उस सेम ही गैस भर रहा है अलग अलग शेप के गुब्बारे में। यानी जैसा शेप मिल रहा है उस शेप को ये ग्रहण कर ले रहा है। यानी इसका भी जो शेप है वो इनडेफिनिट है, फिक्स नहीं है। इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें कि जो हमारा सॉलिड होता है इसका वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है। अब ये वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं आयतन। क्या है आयतन? देखो, कोई भी वस्तु अपने रहने के लिए जो जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन अभी मेरे हाथ में रखी है, जगह घेर रही है। मान लीजिए इस कमरे से मैं सारी चीज़ों को हटा दूं, ये सारा जो आपका बोर्ड है, मैं खुद भी चली जाऊं, पूरा स्पेस खाली रहे इस कमरे में, और इस पेन को छोड़ दिया जाए, तो क्या ये ज़्यादा जगह घेरने लगेगी? बिल्कुल नहीं। जितनी जगह ये अभी ले रही थी, इन फ्यूचर इसको कितना भी ज़्यादा स्पेस दे दिया जाए, उस स्पेस से इसको मतलब नहीं होगा, ये बस उतनी ही फिक्स स्पेस को ही घेरेगी। यानी इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है। अगर लिक्विड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसका शेप तो फिक्स है नहीं, तो वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं है, आओ देख लेते हैं वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं। देखो, ये हमारा 400 ml का बॉटल है। इस 400 ml में से मुझे लग रहा है अप्रॉक्स 40 ml तक का पानी निकाला हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप बात करें 360 ml पानी है। बाकी का जो 40 ml का स्पेस खाली है, उस जगह से क्या इस पानी को फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखो, किसी भी कंडीशन में इसको आप लेके जाओगे, हर कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ स्पेस खाली मिल रहा है। वो स्पेस खाली क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है। बाकी की जगह से उसको मतलब नहीं है, जितने 360 ml को जरूरत है उतने ही जगह से जरूरत ले रहा है ये। अगर इसी पानी को उठा करके एक 100 लीटर के ड्रम में डाल दिया जाए, और जब आप इसे 100 लीटर के ड्रम में डाल देंगे तो इसे पूरे 100 लीटर से मतलब नहीं होगा, इसे बस नीचे के तली में 360 ml से मतलब होगा। बाकी का स्पेस क्या रहेगा, खाली रहेगा। यानी यहाँ पर क्या है, डेफिनिट वॉल्यूम है, आयतन निश्चित है। लेकिन अगर गैसेस की बात की जाए तो जो गैसेस हैं इसका वॉल्यूम कैसा है, तो याद रखिएगा इसका वॉल्यूम होता है इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है, और शेप भी क्या है, इनडेफिनिट है। अगर आप ध्यान दें तो आपने देखा होगा इनडेफिनिट वॉल्यूम का, हम इसका एग्जांपल डेली लाइफ में, अगरबत्ती आपने कभी ना कभी जलाई होगी। चलो, अगरबत्ती भी नहीं जलाया तो कभी खाना बनाया होगा, वो भी नहीं बनाया, किसी ने बनाया होगा आपके घर में। तो आप देखते हैं जब अगरबत्ती जलाते हैं तो आप मंदिर में जलाते हैं और किसी एक स्टैंड पर जलाते हैं। खाना बनाते हैं तो कुकर में, कढ़ाई में, किसी एक जगह पर किचन में आप बना रहे होते हैं। थोड़ी देर में आप देखते हैं घर भर में खाने की स्मेल और अगरबत्ती की स्मेल फैल गई। यानी यहाँ पर हुआ क्या, ये कैसे स्मेल पहुंची, क्योंकि जो इसके पार्टिकल थे गैस के वो दूर दूर तक पूरे घर में फैल गए। यानी जितनी जगह मिलती गई जगह को घेरता गया, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है, दोनों नहीं फिक्स है। अच्छा, इनके पीछे का रीजन क्या है कि कुछ फिक्स ही नहीं हो रहा है, या इनका फिक्स है, इनका कुछ फिक्स है, कुछ नहीं फिक्स है? इन सब के पीछे की कहानी क्या है? इन सब के पीछे की एक कहानी है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दरअसल जो हमारा सॉलिड होता है ना,
इसके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही पास पास अरेंज होता है। पार्टिकल्स बहुत ही पास पास अरेंज होते हैं और ये पार्टिकल्स इतने पास पास अरेंज होते हैं कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बचता ही नहीं। यानी यहाँ पर क्या होगा, नो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो जगह होती है उसी को हम अणुओं के बीच का स्थान कहते हैं। तो इनके अणु बहुत ही पास पास अरेंज होते हैं, इसीलिए अणुओं के बीच में स्थान नहीं है। लेकिन जो लिक्विड है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़ा दूर दूर अरेंज होते हैं और थोड़ा दूर दूर अरेंज होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस हो पाता है। तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस टर्म बोले ज्यादा बेटर रहेगा। यानी अणुओं के बीच में स्थान क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। ठीक है। अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं पूरे घर में फैल गए। अब पूरे घर में क्यों फैल गए, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में खूब स्पेस था और स्पेस ज्यादा था, तो जितना स्पेस मिलता गया ये फैलते गए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। अणुओं के बीच में सबसे ज्यादा जगह कहाँ पाई जाएगी, गैसेस में पाई जाएगी। अब देखना, इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से एक प्रॉपर्टी आपकी निकल करके और आ रही है। कौन सी आ रही है, अट्रैक्शन फोर्स की आ रही है। अगर बात की जाए जो सॉलिड होते हैं ना, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है, देखो क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स है ना बहुत ही पास पास अरेंज है। और मॉलिक्यूल्स पास पास क्यों अरेंज है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था और फोर्स ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पास पास बांध के रखा और पास पास बांध के रखा तो दूर नहीं जाने दिया। इसका मतलब क्या है, अणुओं के बीच में स्थान है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास अरेंज थे। और जिसकी वजह से क्यों अरेंज थे, क्योंकि मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स था, सबसे ज्यादा आकर्षण बल था। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जाएगा, दूरियां बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। अगर बात की जाए लिक्विड की तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेस है और स्पेस की वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, लेस हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपसे बात की जाए गैसेस की, तो गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर स्थित है और गैसेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर हैं। क्यों ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम है। तो सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स कहाँ होगा, सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होगा हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। अब देखना, इसी में से हम एक पॉइंट को फोकस करें, अगर अट्रैक्शन फोर्स या आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इन्हीं को बेस मान करके हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो होता क्या है, अगर आपसे बात की जाए कि जो हमारे सॉलिड होते हैं, क्या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्लो हो सकता है, तो इनके मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, कांट फ्लो, बहाव इनमें संभव नहीं है। क्यों बहाव नहीं संभव है, तो देखो मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास अरेंज है। अब मॉलिक्यूल्स पास पास अरेंज हैं और मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, फ्लो करना है। और फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तैरने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। अब आपसे कहा जाए तैरो और आपके आसपास खूब ढेर सारा सामान रख दिया जाए एकदम बिल्कुल आपके आसपास, और आपसे कहा जाए तैरो, क्या पॉसिबल है तैरना, नहीं। क्यों, क्योंकि तैरने के लिए आप हाथ पैर फैलाएंगे और हाथ पैर फैलाएंगे तो हाथ पैर फैलाने के लिए स्पेस चाहिए ना, तो यहाँ पर भी तो वही चाहिए होगा ना, और यहाँ पर वो है नहीं। और जब स्पेस है नहीं तो ये फ्लो कैसे करेगा, यानी यहाँ पर फ्लो नहीं होता है। अगर बात की जाए लिक्विड की, तो ये तो आपने देखा है बहाव लिक्विड में होता है, तो यहाँ पर कैन फ्लो, इनमें बहाव
होता है। लेकिन अगर बात की जाए गैसेस की तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लो होता है। सबसे अधिक बहाव कहाँ होता है? गैसेस में होता है। क्यों? क्योंकि स्पेस सबसे ज़्यादा है और स्पेस ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल आराम से खूब बढ़िया से मूव करता हुआ जाएगा। यानी गैसेस के बीच मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यहाँ पर फ्लो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात हो गई फ्लो की। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। जो सॉलिड होता है ना, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, कांट कंप्रेस। हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्या है? रिजिड है, कठोर हैं, दृढ़ हैं। ये कैसे हैं? कठोर हैं, दृढ़ हैं। अब क्यों हो गए कठोर? क्यों इनको हम कंप्रेस नहीं कर पाए? फिर वही बात आ गई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वाली, है कि नहीं? अब क्या है, कंप्रेस करोगे, किसी चीज को दबाओगे तो दबाने के लिए भी क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। अब बीच में स्पेस होगा तब उसको प्रेस करोगे, तब जा करके वो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पास पास अरेंज हैं और जब मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पास पास अरेंज हैं तो जाहिर सी बात है उनको स्पेस ही नहीं मिलेगा इधर उधर मूव करने का। तो हम इनको कैसे कंप्रेस कर पाएंगे? कैसे इनको हम दबाव डाल पाएंगे? यानी यहाँ पर कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड को कर सकते हैं, कैन कंप्रेस। इसको क्या कर सकते हैं? हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। क्यों दबाव डाल पाएंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है और जब हम इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये स्पेस क्या होगा? ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाएगा और ये स्पेस जो है फिलअप हो जाएगा। यानी यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है। अब गैसेज में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्पेस है, जितना ज्यादा स्पेस उतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। सबसे अधिक दबाव जो पड़ सकता है वो किस पर होगा? गैस पे पड़ता है। और आप जानते हैं सीएनजी, सीएनजी का नाम क्या है? कंप्रेस लिक्विफाइड गैस। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है? गैस को कंप्रेस, अरे सॉरी, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस है ना, अभी मैंने गलत बोल दिया था। तो सीएनजी क्या है? सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। तो हमने क्या किया है? नेचुरल गैस को कंप्रेस करके रखा है ना। तो मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी कहाँ पर पॉसिबल होती है? ये पॉसिबल होती है आपके गैसेस में। अब देखो, ये तो बात हो गई कंप्रेसिबिलिटी की। अब यहाँ पर एक टर्म हमारा आता है डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। अब ये जो विसरण होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। नो डिफ्यूजन, सॉलिड में विसरण नहीं होता है क्या विसरण? विसरण है किसी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट, यानी अधिक से लेकर के कम की ओर जो बहाव होता है उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब एक बात बताओ, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो क्या पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल फ्लो करके कहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। और अगर यहाँ पर डिफ्यूजन होगा भी ना तो इतना कम होगा कि हम मान लेंगे डिफ्यूजन हुआ ही नहीं है। तो जो सॉलिड होता है यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं होता है। गैस लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको विसरण देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? एग्जाम्पल देखो, डेली लाइफ में चना भिगोया होगा, कभी बादाम भिगोया होगा, है ना। तो जब आप चना या बादाम भिगोते हो तो आप देखते हो बादाम पहले से फूल जाता है। फूला क्यों? सोचा है कभी? आपने डाला क्या? एक कटोरी में एक बाउल लिया और उसमें आपने पानी डाल दिया। तो बाउल जो है वहां पर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जो आपका सीड आपने लिया है, चाहे वो चना हो, मूंग हो या फिर आपने बादाम लिया है, इसमें जो है पानी का कंटेंट क्या है? कम है। जब उसको आप पानी बाउल में डाल देते हो तो आप देखते हो कि कुछ समय बाद वो 4-6 घंटे बाद फूल जाता है। तो फूला क्यों? क्योंकि जो पानी था वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर गया। यानी यहाँ से कंटेनर से वो इसके अंदर चला गया जो भी चीज आपने भिगोई थी। और इस तरह से आप देख रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पर फ्लो हुआ है। और किसका हुआ है? लिक्विड का हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? लिक्विड में डिफ्यूजन पॉसिबल है। अगर यहाँ पर आपसे बात की जाए गैसेस की तो गैसेस में मैक्सिमम डिफ्यूजन होगा। क्यों मैक्सिमम डिफ्यूजन होगा? क्योंकि आपने देखा था, अभी आप
देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा जगह पर, और छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही आसानी से अरेंज भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बात करी जाए कि अगर आप कभी घर में सोचें कि आप चाय कॉफ़ी बना के पी लें और घर में किसी को खबर ना हो, क्या ये पॉसिबल है? कुछ भी आप खाना बना कर के खा लें, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो देखो जब आप चाय, कॉफ़ी कुछ भी बनाते हो तो इसके पार्टिकल्स जो है पानी में आते हैं या दूध में, जिसमें भी आपने डाले। अब जब इसको आप हीट करते हो तो ये वेपराइज़ होता है, वेपराइज़ करके गैसेज़ के फॉर्म में पूरे घर में फैल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो स्पीड है वो किसकी है? वो है सबसे ज़्यादा गैसेज़ की। कभी-कभी आप देखते हैं भंडारा होता है और पूरे मोहल्ले में जो है महक फैली हुई होती है ना? तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिफ्यूज़न होता है वो कहाँ पर होता है? गैसेज़ में। आप परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम लगा कर के आप किसी कमरे में एंट्री करो, तो भी आप देख पाते हो डिफ्यूज़न का इम्पैक्ट, आप देखते हो पूरे कमरे में स्मेल फैल जाती है। फिर अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो आप वो भी देखते हो कि घर में कहीं एक जगह पर आपने अगरबत्ती जलाई और पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूज़न सबसे अधिक होता है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं, एक टर्म आता है हमारा डेंसिटी। क्या आता है? डेंसिटी आता है, और डेंसिटी को हम बोलते हैं घनत्व। घनत्व क्या है? घनत्व इस बात को डिसाइड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डेंस है, कितना ज़्यादा डेंस है कोई ऑब्जेक्ट, ये बताने का काम करता है डेंसिटी। यानी किसी जगह पर किसी चीज़ के कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल अरेंज हो पाए हैं, ये बताता है डेंसिटी। अगर आप देख रहे हैं तो सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास-पास अरेंज होते हैं, और सॉलिड के मॉलिक्यूल अगर पास-पास अरेंज होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल आएँगे, और कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल आ पा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं सॉलिड सबसे ज़्यादा घना होता है, सबसे ज़्यादा डेंस होता है, और डेंस सबसे ज़्यादा है, इसीलिए डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। लिक्विड में आए मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरियां बढ़ी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, कम मॉलिक्यूल्स आए, और कम मॉलिक्यूल्स आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? लेस होगी। घनत्व क्या होगा? कम होगा। और जब आप बात करेंगे गैसेस की, तो गैसेस के मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, और डिफरेंस होने की वजह से जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल्स भी कम ही होंगे, और मॉलिक्यूल कम होंगे इसका मतलब क्या है? लीस्ट डेंसिटी। ठीक है। अब बताओ केमिस्ट्री कितनी आसान है ना? बस ज़रूरत है हमको उसको आसानी से सीखने की। हमने कितनी आसानी से सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन कर लिया एक प्रॉपर्टी को बेस मान करके। ऐसे ही हम आगे बहुत सारी क्लासेस करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपका डिस्कशन हम लोग किसी भी टॉपिक का करने वाले हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अभी इस टॉपिक में काफ़ी कुछ सीखना है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, और हमारे पैरामाउंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, ताकि 2026 में आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। थैंक यू एवरीवन।